नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने मां दंतेश्वरी से प्रार्थना की कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त हो। साथ ही उन्होंने प्रदेश की सेवा में निरंतर ऊर्जा और यश की कामना भी की। इस संदेश के जरिए दोनों राज्यों के नेताओं के बीच मित्रवत और सम्मानजनक संबंधों को भी उजागर किया गया। तो मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक भयावह हादसा यानी वारदात सामने आई, जहां नवीन जोगल्ला मंडी से अपने घर लौट रहे थे। उन्हें बाइक सवार ने गोली मार दी। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए और लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है और आरोपी की तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। कुछ बिना के पैसा आता है, कुछ हमारे पैसा 500 रुपया हमें तेल ले लेंगे। सब्जी भरे क्या तेल ले लो, 50 रुपये तेल ले लो। तेल लेने के बाद में बाईपास पे अपने घर के लिए रास्ता भागने उतरे। फिर सड़क पे जैसे ही उतरे तैसे ही फोन आओ ना, हलो करी ना हलो भाई, फिर आओ फोन। फिर मैंने अपनी बिक्की ठाड़ी कर दी। फिर अपनी तरफ किसी ने आपसे फोन किया था कि कहाँ पे हो? हाँ, अच्छा, बात ही ना हो भाई। ठीक है। हाँ, फिर दोबारा फोन आओ। फिर अपनी बिक्की ठाड़ी कर दी और हलो करी, हलो भाई ना, तब तक लगा वो आएगो जो गोली मारी वो सो। हाँ, कब फोन कर रहा हूँ अब बकाया जाए तो कौन को फोन। अच्छा, कौन लड़का था वो? अब बोलने का जानते अनपरिचित कुछ बिना के। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महोबा के सिजरी गांव में एक मुस्लिम महिला के शव को दफनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया और विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू महासंघ ने इसे लैंड जिहाद और सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश बताया। तनाव बढ़ने पर प्रशासन ने वेहपा नेता यानी वीएचपी नेता मयंक तिवारी को हाउस अरेस्ट किया। वीएचपी नेताओं का कहना है कि शव को विवादित जमीन से हटाकर निर्धारित कब्रिस्तान में दफनाया जाए। प्रशासन ने एसडीएम शिवधान पांडे के नेतृत्व में जमीन की पैमाइश कराने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। गांव में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और शांति स्थापित रहे यानी बनी रहे। ग्राम सजहरी श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, वहाँ पर जो खेल ग्राम की ज़मीन है, उस ज़मीन में हमारे किसी मुस्लिम भाई ने अपनी माता जी को एक्सपायर जो हो गई थी उनको वहाँ पर दफना दिया गया था, जो कि अवैध रूप से दफनाया गया था। यह ज़मीन पूर्ण रूप से सरकारी है। इस विषय को मैं इतनी कठोरतापूर्वक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इस विषय में लेखपाल से बात हुई तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह सरकारी ज़मीन है, जबकि कब्रिस्तान की ज़मीन कहीं और है। इस विषय को लेकर कल हम सभी ने आह्वान किया था कि यदि ये बॉडी यहाँ से निकालकर उचित स्थान पर नहीं दफनाई जाती है तो संगठन इसका विरोध करेगा, जिसके विरोध के चलते आज जैसे ही सुबह मैं सैयारी जाने के लिए तैयार हुआ तो पुलिस के आला अधिकारियों एवं एसडीएम महोदय के द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट भी किया गया। उनका कहना है कि जो भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, आप लोग वहाँ मत जाइए। इसी क्रम में अभी वार्ता जारी है। साजिश तो ये है, बता दें आपको कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी प्रशासन केवल सुबह से लगातार जो है हम लोगों को दबाव बनाना चाहता है कि हम लोग वहाँ ना पहुँचें। हम लोगों ने जो है हिंदू समाज का आह्वान किया था कल आज 1 बजे का, लेकिन अभी हम लोग जो है प्रशासन हम लोगों को जो है घेर के बैठा हुआ है, वहाँ जाने नहीं दे रहा। हमारी मांग है कि हम एक बार जो है मौके में जाएंगे हम और देखेंगे। असल में क्या है कि कल सूचना मिली थी कि जो है कोई हिंदू मुस्लिम समुदाय की कोई महिला थी, वो एक्सपायर हो गई थी, तो उनका जो दफन किया जाता उनको तो ग्राम समाज की ज़मीन में किया गया है। तो हमारी मांग सिर्फ ये है प्रशासन से कि प्रशासन आए हमारे साथ, वहाँ पर जो हमारी मांग, अगर कब्रिस्तान की जगह है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कब्रिस्तान की जगह नहीं है, ग्राम समाज की जगह है, तो यथास्थिति कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सिजहरी गांव के प्रकरण को लेकर के हमारे जो विश्व हिंदू परिषद और अन्य आनुषंगिक संगठन हैं, सभी लोगों की मांग थी कि इस प्रकरण की जाँच करा करके और इसमें यथोचित कार्रवाई की जाए। हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से उन लोगों की बात को सुना है और आगे एक टीम। तो ग्रेटर नोएडा के रियान इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा
के साथ वॉशरूम में करीब 1 घंटे तक बंद रहने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बच्चे के पिता ने बताया कि किसी ने बाहर से वॉशरूम का दरवाजा ब्लॉक कर दिया था और उनकी बेटी इतनी डरी हुई है कि आज स्कूल भी नहीं गई। पिता ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और जिलाधिकारी और शिक्षा अधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्कूल प्रबंधन और क्लास टीचर ने इसे मामूली घटना बताया, जिससे परिजनों की नाराजगी और बढ़ गई। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मेरी बच्ची रियान इंटरनेशनल स्कूल बीटा फर्स्ट में 7th क्लास की स्टूडेंट है। कल 19/2/2026 की घटना है। दोपहर लंच टाइम में बच्ची को किसी ने वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया। बच्ची तकरीबन 1 घंटे तक वॉशरूम के अंदर बंद रही, जिसको बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी, जिससे वो निकल नहीं पाई। 1 घंटे बाद में सफाई कर्मी जो नैनी होती है, उन्होंने जाके लड़की का गेट खोला। जब वो चिल्लाई और उसने दरवाजे को हाथों से जोर जोर से पीटना स्टार्ट किया। ये गंभीर घटना है। मेरी बच्ची को कुछ भी हो सकता था। स्कूल प्रबंधक से मेरी बात हुई, इनकी जो क्लास टीचर है वो इस मामले को झूठा बता रही है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एंट्रेंस जो गेट होता है उसको चेक करा के इसमें जांच की जाए। मेरी बेटी बहुत डरी हुई है, वो आज स्कूल भी नहीं गई है। बच्चों को किसके तो महोबा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं और जहां अधिवक्ता हरिराम के साथ गंभीर मारपीट की घटना हुई। बीती रात शादी समारोह जा रहे हरिराम ने रास्ते में डीपर देकर साइड लेने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार दबंगों ने उन्हें बेरहमी से पीट दिया। आरोप है कि एक हमलावर ने अवैध तमंचे की बट से अधिवक्ता के चेहरे पर वार किया, जिससे वो लहूलुहान हो गए और इस घटना से आक्रोशित वकीलों ने तहसील में प्रदर्शन की सुरक्षा और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। अधिवक्ताओं ने सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी अपील की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। घटना करीब शाम 9 बजे की है। मैं शादी में सम्मिलित होने जा रहा था। लौड़ी तेगैला के पास सामने कार खड़ी थी। मैंने उसको डिपर दिया और हाथ दिया कि आगे ना बढ़ाना, मैं निकल जाऊं। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा और तमंचे से मेरे जो हो तो यहाँ मार दिया है, जिससे जो हो तो मैं बुरी तरह घायल हो गया हूँ। और यही सूचना सीओ साहब को भी दी गई है। शाम को कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया था, इसकी हम कार्रवाई चाहते हैं। हमारा अधिवक्ता समाज सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, गुंडागिर्दी हो रही है। आए दिन मुवक्किल हमारी गाली गलौज करता है, हमारे साथ मारपीट करता है, क्योंकि हमारा व्यवसाय है कि एक पक्ष को संतुष्ट रहना और एक पक्ष को असंतुष्ट रहना है। और प्रशासन इतना सुस्त बैठा है, इतना मूक बैठा है कि कल की घटना है पर आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को कि अगर वो तो प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के रामपुर भेड़ियानी गांव में एक 25 वर्षीय युवती कुएं में गिर गई। पानी भरते समय अचानक गिरने से वो चोटिल और बेहोश हो गई। सूचना मिलने पर फायर स्टेशन सदर के प्रभारी राधेश्याम दुबे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फायरमैन अवनीश कुमार ने रस्सों में चेयर नॉट का उपयोग कर युवती को कुएं से उतारा और सुरक्षित रूप से एक टोकरी में रखकर बाहर निकाला। घायल युवती को तुरंत ट्रॉमा सेंटर लालगंज में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। तो लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें एडीजी लखनऊ प्रवीण कुमार, नवागत पुलिस अधीक्षक ख्याति खरे, पवन गौतम और तमाम अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान केवल चुनिंदा पत्रकारों को ही बातचीत का मौका मिला, जिससे अन्य पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। पत्रकारों का कहना है कि लगातार बढ़ रहे अपराध, थानों में न्याय न मिलना और चौकियों पर अवैध वसूली जैसे मुद्दों पर प्रेस को पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी जा रही है। मीडिया में भेदभाव और पारदर्शिता के सवाल पुलिस विभाग पर उठे हैं। यदि पत्रकार एकजुट होकर इस पर आवाज नहीं उठाते तो फिर स्वतंत्र पत्रकारिता को खतरा बढ़ सकता है, ऐसा पत्रकारों का कहना है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में किसान ईंट भट्टा गोहाना में भारी प्रदूषण का मामला सामने आया। भट्टा संचालक मोटा मुनाफा कमाने के लिए केमिकल और अनैतिक सामग्री से ईंट पका रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को गंभीर स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न हो रहा है। जिले में लगभग 300 भट्टों में टायर और कार्बन जलाए जा रहे हैं और प्रदूषण फैलाने वाले 12 भट्टों को जिला प्रदूषण अधिकारी सुनील कुमार ने नोटिस जारी किया। कई ग्रामीण दमा और अन्य बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। अधिकारियों ने सभी भट्टों की जांच कर उचित कार्रवाई के आदेश दिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर के एसीएमओ कार्यालय में गंभीर घटना सामने आई, जहां एसीएमओ डॉक्टर विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि
आशीर्वाद अस्पताल की आयुष्मान भारत योजना की अधूरी फाइल पर साइन करने को लेकर मनोज कुमार और उनके साथी ऑफिस में घुसकर उन्हें धमकी देने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लग गए और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डॉक्टर विश्वकर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि आशीर्वाद अस्पताल में फर्जी डॉक्टर आरपी सिंह द्वारा सर्जरी और संचालन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर एसीएमओ ने जिलाधिकारी से शिकायत की है और जांच प्रक्रिया जारी है। ये घटना तब घटी जब मैं निरीक्षण के दौरान आयुष्मान के निरीक्षण के लिए जा रहा था। जब लौट के आया हूँ तो ये मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे। ऑफिस से में बैठे हुए थे उधर बाहर दरवाजे की खिड़की के पास में। जब मैं आके जैसे ही बैठा हूँ, ये 2 लोगों के साथ थे और दोनों लोग आए हैं। उसका सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, आप वो सीसीटीवी फुटेज भी ले लीजिए। आने के बाद उनके द्वारा बदतमीजी की गई कि ये तो साइन आपसे करेंगे, हम मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं पांडे जी, आप अभी उनको जानते नहीं हो, आपकी खैर नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा, करवाऊंगा तो मैं आप ही से, आपका बाप करेगा आप नहीं आओगे तो। इस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया तो मैं उसमें नाराज होकर उठ के बाहर चला गया कि मैं डीएम मैडम के पास चल रहा हूँ, आप वहीं चलिए। मेरी वार्ता भी डीएम मैडम से मोबाइल के वार्ता के क्रम में हुई है। डीएम मैडम ने कहा है कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए उनके खिलाफ, वो अगर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं आपत्तिजनक तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, इसकी संस्तुति मैं करूंगी। ये घटना तब घटी जब मैं निरीक्षण के दौरान आयुष्मान के निरीक्षण के लिए जा रहा था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को मुआवजा वितरित करने की जानकारी दी। 16 जून 2025 को प्रदेश में 11,690 किसानों और उनके परिवार को कुल 561 करोड़ रुपए और 86 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन में आपदा मित्र प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस पहल को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाया जा रहा है। विशेष रूप से 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवकों और जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और भारत का स्काउट्स एंड गाइड शामिल है और उनको प्रशिक्षित किया गया। उनके साथ आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन सभी परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा उनके साथ में है और उनको हर संभव सहयोग करने के लिए हमेशा उनके साथ तैयार रहेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने 16 जून 2025 को 11,690 किसान या उनके आश्रित परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी और आज ये सभी परिवार उससे आच्छादित हो रहे हैं। और मैं सभी जिलाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि वे ससमय प्रयास हो कि आज या कल तक ये पैसा सभी उन आश्रित परिवारों को या उन किसानों के खाते में ये पैसा हर हाल में पहुंच जाए। ये सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी सुनिश्चित। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब 3 किशोरियां तालाब में सिंघाड़ा तोड़ने गई थी और इसी दौरान अचानक वो गहरे पानी में चली गई। इनमें से एक बच्ची किसी तरीके से सुरक्षित बाहर आ गई, लेकिन 2 किशोरियां अभी भी लापता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों और सीतापुर के बाढ़ राहत दल को भी तैनात किया गया। स्थानीय पुलिस बल और प्रशासन खोज अभियान में जुटे हैं, जबकि गाँव में शोक और चिंता का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों की निगाहें अब राहत टीम पर टिकी हुई हैं ताकि लापता किशोरियों को जल्दी सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। थाना पिहानी पर आज 12 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि रामपुर दहलिया गांव के पास स्थित तालाब में गांव की ही 3 बच्चियां जिनकी उम्र करीब 11-12 साल है सिंघाड़े के लिए गई थी और जिसमें वो डूबने लगी। एक बच्ची तैरकर बाहर आ गई, बाकी 2 बच्चियां डूब गई हैं। बच्चियों की तलाश के लिए लोकल गोताखोर लगे हुए हैं। सीतापुर से बाढ़ पीएसी राहत दल आ रही है, जल्द से जल्द बच्चियों की तलाश कराई जा रही है। तो बांदा में सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर और उसकी पत्नी को बाल यौन शोषण और यौन ट्रैफिकिंग के मामले में पॉक्सो अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। मामला 31 अक्टूबर 2020 का है, जब सीबीआई ने आरोपी पर बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसका गलत वीडियो बनाने और उन्हें 47 देशों में भेजने का आरोप दर्ज किया गया था। पीड़ित बच्ची की उम्र ज्यादातर 13 से 16 वर्ष के बीच थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी की पत्नी उसके इस काले धंधे में सक्रिय रूप से सहयोग कर रही थी। चित्रकूट जनपद के रहने वाले जूनियर इंजीनियर राम भवन और उसकी पत्नी को अब अदालत ने कठोर सजा सुनाकर न्याय दिलाया।
31/10/2020 को एक सीबीआई दिल्ली के द्वारा एक FIR पंजीकृत कराई गई। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी रामभवन और दुर्गावती जो नरैनी थाने के रहने वाले चित्रकूट और तपसेटी में किराए के कमरे पर लेकर रहते थे। उनके द्वारा ये मतलब कृत्य किया गया कि 33-34 बच्चे जो 3 साल से लेकर 18 साल उम्र के थे, नाबालिग बच्चे, उनके साथ यौन शोषण के वीडियो जो अन्य देशों में मतलब यहाँ से इंडिया से 47 देशों में भेजे गए, करीब 2 लाख से ज़्यादा वीडियो सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें 2 लाख से ज़्यादा वीडियो मिले उनके। और ये कृत्य ये दोनों लोग रामभवन जो कि एक जेई पद में कार्यरत थे, उनके द्वारा 10-12 साल से लगातार ये कृत्य किया जा रहा था, जिसका पता चला और सीबीआई ने उसकी पूरी जांच की। सीबीआई के द्वारा उसकी FIR की गई, उसका पूरा अभियोजन सीबीआई के द्वारा किया गया, जिसमें आज इनको माननीय न्यायालय से पॉक्सो एक्ट से दोनों लोगों को पति पत्नी और रामभवन और दुर्गावती दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों को फांसी की सज़ा, मृत्युदंड की सज़ा की गई है, जिसमें सीबीआई की तरफ से अभियोजन। तो कौशाम्बी जिले के करारी क्षेत्र के फरीदपुर समरो गांव में एक युवती बेहोशी की हालत में मिली, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान दुख की बात तो यह है कि युवती की मौत हो गई। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तत्परता के साथ स्थिति का जायजा ले रही हैं। यह मामला इलाके में चिंता और शोक की लहर पैदा कर रहा है। तो वहीं हमीरपुर में एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न और इसका भयावह आरोप लगाया है। पीड़िता के शरीर पर लगे घाव इस प्रताड़ना की सच्चाई को बयां कर रहे हैं। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर बेरहमी से मारपीट की गई और जान से मारने की नीति से खतरनाक कदम उठाए गए। डरी सहमी पीड़िता ने स्थानीय प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब सबकी निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं कि पीड़िता को समय पर न्याय मिल पाएगा या मामला सिस्टम की सुस्ती का शिकार बन जाएगा। तो उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल कालागढ़ पहुंचे और यहां पर स्थित हाथी कैंप का भ्रमण किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। वन मंत्री ने रेस्क्यू की गई हाथी मादा शिशु का नामकरण किया और वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र में जो प्रशिक्षार्थी हैं उनके साथ बातचीत की। उन्होंने वन विभाग के शहीद कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रमुख वन रक्षक रंजन कुमार मिश्र, फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला, वन क्षेत्राधिकारी नंदकिशोर रुवाली और अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। यह दौरा कालागढ़ हाथी कैंप में वन संरक्षण और प्रशिक्षण के महत्व को उजागर करता है। तो वहीं हरदोई मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एक 15 साल के किशोरी की मौत के बाद मामला घोर लापरवाही का सामने आया है, जहां पर अब सवाल भी खड़ा हो रहा है कि घटना की जानकारी शासन स्तर तक पहुंचते ही सख्त कदम उठाए गए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लेते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और 2 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। सोमवार देर रात उपचार के दौरान दम तोड़ने के बाद भी किशोरी का शव करीब 6 घंटे तक इमरजेंसी के बेड पर पड़ा रहा। इस घटना ने अस्पताल की निगरानी व्यवस्था और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।